तो आरएसएस बीजेपी का राजनीतिक संस्कार यही है, इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। उनको ट्रेनिंग ही ये दी जाती है, चाहे वो पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट के वकील हों चाहे डॉक्टर हों। जो आरएसएस के स्कूल में जाएगा तो उसका दिमाग तो वही सिखाया जाएगा ना। अमूमन दलितों का वोट जो है, मुसलमानों का तो बीजेपी के खिलाफ ही जाएगा, ठीक है। अब 2-4 मुस्लिम इधर उधर भटके हुए तो उनका हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जाएगा उनके खिलाफ। और दलित में ज़्यादातर वोट जो है ना एनडीए के साथ ही रहेगा, क्योंकि खड़गे साहब का अध्यक्ष होना एक बड़ा फैक्टर है। वो एक एंगर है लोगों में, क्योंकि 10 साल से जिस तरीके से दलितों पे अत्याचार बढ़ा है, शोषण बढ़ा है, आज हमले हुए हैं, लिंचिंग हुई है, और मुसलमानों की भी लिंचिंग हुई है और तमाम हुआ है। निजीकरण से तो नुकसान तो दलितों को ज़्यादा हुआ है। 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है। सर, कहाँ देखते हैं इसमें दलित और मुसलमानों को इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में? अब ये पूरा असेसमेंट करना तो मुश्किल है, लेकिन मुसलमान तो जो है इंडिया को ही वोट देंगे, और दलित का वोट पैटर्न रीजन के हिसाब से वेरी करेगा। साउथ इंडिया में दलित लोग इंडिया को वोट करेगा, नॉर्थ इंडिया में अगर आएंगे तो नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से इधर बहन जी अगर चुनाव अकेले लड़ेंगी तो एक सेगमेंट उनके साथ जाएगा, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो लोग हैं उसके बाद वो इंडिया गठबंधन में ही जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो है ना वो एक एंगर है लोगों में। क्योंकि 10 साल से जिस तरीके से दलितों पे अत्याचार बढ़ा है, शोषण बढ़ा है, आज हमले हुए हैं, लिंचिंग हुई है, और मुसलमानों की भी लिंचिंग हुई है और तमाम हुआ है। निजीकरण से तो नुकसान तो दलितों को ज़्यादा हुआ है। तो जिस तरह से ये सब बढ़ रहा है मामला, मुझे लगता है कि लार्जली वोट इंडिया के साथ ही जाएगा। कहीं कहीं पॉकेट्स में, जैसे बिहार में अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाएंगे तो दलितों का एक सेगमेंट उनके साथ उधर जाएगा। तो रीजन टू रीजन वेरी करेगा, लेकिन लार्जली अगर सैटेलाइट व्यू लेंगे तो अमूमन दलितों का वोट जो है, मुसलमानों का तो बीजेपी के खिलाफ ही जाएगा, ठीक है। अब 2-4 मुस्लिम इधर उधर भटके हुए तो उनका हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जाएगा उनके खिलाफ। और दलित में ज़्यादातर वोट जो है ना एनडीए के साथ ही रहेगा, क्योंकि खड़गे साहब का अध्यक्ष होना एक बड़ा फैक्टर है। सिर्फ यही बात नहीं है, जिस तरह का मैनिफेस्टो आया है और जिस तरह का एजेंडा सेटिंग कांग्रेस कर रही है, अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश कर रही है अपने ट्रेडिशनल वोट में। अभी आपने अगर रायपुर अधिवेशन का देखा हो तो सोशल जस्टिस, ओबीसी मंत्रालय, तमाम 50% युवाओं को भागीदारी, सामाजिक न्याय की बात, जाति जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है। और अब वो ज़माना नहीं है कि आप बात कर गए उसके बाद बोलेंगे कि ये जुमला था। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग पकड़ लेंगे फिर, है ना, आप हिल नहीं सकते हैं। और आपने 10 साल में ये भी देखा है कि जितना जुल्म हुआ है प्रतिरोध भी उसी रफ्तार में हुआ है, प्रतिरोध में कोई कमी नहीं आई है। तो इसलिए जो है, अगर आप कमिटमेंट कर रहे हैं, घोषणा पत्र दे रहे हैं, जैसे बीजेपी तो जाति जनगणना के खिलाफ है और महिला रिजर्वेशन भी लेके आई है बिल, तो उसमें भी घालमेल है। और एंटी ओबीसी SC ST है वो बिल, कि उसमें जैसे EWS कोटा था वो सिर्फ सवर्णों के लिए था, तो मिला जुला कि ये भी एक सवर्णों की तरह ही है। तो वो भी इस तरह से लाई है कि वो 10 साल लगेगा उसको इम्प्लीमेंट होने में, और वो भी जाति जनगणना के साथ जुड़ा हुआ है। अब इंडिया के सारे घटक अब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। चूँकि बीजेपी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि हम नहीं करा सकते हैं। कांग्रेस और तमाम जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो जो है जाति जनगणना के पक्ष में, तो एक बड़ा मुद्दा बनेगा, सामाजिक न्याय भी बड़ा मुद्दा बनेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी पलड़ा जो है इंडिया का भारी है। और तमिलनाडु में जो हुआ है वो देख लीजिए। तमिलनाडु में AI जयललिता की जो पार्टी थी वह छोड़ दी बीजेपी, कल छोड़ दी बीजेपी का हाथ, शुक्रिया बोल दिया कि दोबारा मत इधर आना। तो वो सब घटना है। दूसरी बात, जिस तरह तोड़ फोड़ करके विधानसभा में MLA खरीद के, जैसे महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, तोड़ फोड़ जिस तरह से करके इन्होंने सरकार बनाई है, तो ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है ना अच्छा संकेत, अच्छा व्यवहार आचरण नहीं माना जाता है। जिस तरीके से CBI, ED और UAPA तमाम ये सब लगे हैं एक्टिविस्टों के ऊपर और इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आम लोग भी नाराज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी नाराज़ हैं। इसलिए ओवरऑल जो माहौल बन रहा है वो इंडिया के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। जी।
सर हम देख रहे हैं कि इंडिया का जो अलायंस बना है उसमें जो मुख्य मुस्लिम पार्टियां हैं या फिर दलित पार्टियां उनको नज़रअंदाज किया गया, जैसे एमआईएम है, एआईयूडीएफ है, बहन जी की बीएसपी है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी है, इनको नज़रअंदाज किया गया है। अब इसका जवाब तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ही देंगे जो पॉलिटिकल पार्टी के हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन बना तो उसमें सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रयास नहीं किया होगा। और सिर्फ कांग्रेस सबको बुलाई, ऐसा भी नहीं है ना, सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया। तो जिनका नाम ले रहे हैं उनसे, उनके तरफ से पूछिएगा कि कोई प्रयास हुआ क्या? ओवैसी साहब ने कोई प्रयास किया या बहन जी ने कोई प्रयास किया? जब अभी भी 10 साल बीजेपी तबीयत से सबको कूट रही है, तबीयत से सारे हक को ख़त्म कर रही है, और अभी भी अगर आपका शत्रु नंबर 1 कांग्रेस ही है जो कि अभी पावर में नहीं है, तो एक सोचना पड़ेगा ना कि कौन किसके तरफ से बैटिंग कर रहा है। ठीक है, तो किनको बुलाया नहीं बुलाया तो मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं? तो पॉलिटिकल पार्टी का सवाल जवाब है, वही बताएंगे। लेकिन अभी जो माहौल बन भाई, किसी आप अगर कुछ दोस्ती करना चाहते हैं तो हम भी एफर्ट करेंगे तभी दोस्ती होगी ना। जी। और दोस्ती होगी तो फिर एजेंडा पे भी बात होगी। अभी कहीं कोई एजेंडा आपको दिख रहा है? जिन जिनका नाम सब ले रहे हैं, कोई एजेंडा दिख रहा है? वो एजेंडा हमारे लिए तो एजेंडा इंपॉर्टेंट है ना। बीजेपी हराओ और जितना वो सब कार्यक्रम किया अंडू करो और सेफ्टी दो। मुसलमान को क्या चाहिए अभी? सिर्फ ये चाहिए कि उसके फ्रिज में जाके कोई ना झाके किस चीज़ का मांस रखा हुआ है। दलितों को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, अधिकार की गारंटी चाहिए, जो कि बीजेपी नेस्तनाबूद करके बेच रही है। तमाम सब कुछ खुले आम एकदम जंग का ऐलान हो गया है कि हम भारत में कब्जा कर लिए हैं, देश पर, इंडिया पर। और तमाम हक हकूक तमाम आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कार्यशैली है, कहाँ संवैधानिक मर्यादा कहाँ है? रमेश बिधूरी ने जो वक्तव्य दिया, तो आप जो है वो पोजीशन के जितने लोग होंगे उस पर कार्रवाई हो जाती है। अधीर रंजन चौधरी पे हुई, संजय सिंह पर हुई, राहुल गांधी पे तुरंत कार्रवाई हुई, और ब्रिजभूषण शरण सिंह पे नहीं होगा, रमेश बिधूरी पे नहीं होगा। तो जो विपक्ष में है वो भ्रष्ट होते हैं, वही अगर बीजेपी में चले जाए तो एकदम निर्मा साबुन लगा कर धो लेते हैं पूरा। तो ये सब लोगों को दिख नहीं रहा है कि शो मी योर फेस आई विल शो यू द रूल्स, शो मी योर पार्टी आई विल शो यू द रूल्स। तो ये सब मिला जुला के लोगों को दिख रहा है कि लगातार बीजेपी अत्याचार, अन्याय, पक्षपातपूर्ण भेदभाव कर रही है। इसीलिए एक आम गुस्सा जो है आम लोगों में है। अब विपक्षी दल इसको कैसे चैनलाइज करते हैं, कैसे उसको अपने पक्ष में करते हैं, ये तो उनका काम है। सर आपने अभी रमेश बिधूरी का जिक्र किया, उसमें हमने देखा कि रमेश बिधूरी जब कुंवर दानिश अली को अपशब्द बोल रहे थे तो उनके पीछे पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन सिंह जोर जोर से हंस रहे थे, बल्कि उनको रोकना चाहिए था, वो हंस रहे थे, उसका मजा ले रहे थे। तो आरएसएस बीजेपी का राजनीतिक संस्कार यही है, इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। उनको ट्रेनिंग ही ये दी जाती है, चाहे वो पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट के वकील हों, चाहे डॉक्टर हों। जो आरएसएस के स्कूल में जाएगा तो उसका दिमाग तो वही सिखाया जाएगा ना। रविशंकर प्रसाद इतने समय से संसद में हैं, उनको संवैधानिक मर्यादा, संसदीय प्रणाली की मर्यादा नहीं पता है। तो अगर है, पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए था ना। लेकिन इनका आरएसएस का कभी संविधान में आस्था नहीं था। जब से संविधान बना है तब से विरोध कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा। अगर आप पूछेंगे कि आश्चर्य है, कोई आश्चर्य नहीं। उनके राजनीतिक संस्कार यही है, और ऐसे लोगों को उसमें प्रमोशन भी मिलता है। याद है ना दिल्ली इलेक्शन में जूता मारो और क्या क्या चल रहा था। तो ये राजनीतिक संस्कार यही है। तो इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं। ये सवाल है कि नेताओं को, उनके दल के जो बड़े लीडर्स हैं, इनका खाली ट्विटर फेसबुक पे नहीं जम के विरोध करना चाहिए, क्यों नहीं करते? तो विपक्ष को जो है, जहाँ पे जिन मुद्दों पर सड़कों पे लड़ना चाहिए, एकदम चक्का जाम कर देना चाहिए कि ये सहन नहीं होगा। तो जाहिर है ना, रमेश बिधूरी का वैसे कई मामले, एक मामले थोड़ी हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह का आपने देखा ही पूरा मामला। तो इनका राजनीतिक संस्कार यही है। सर स्मृति ईरानी ने बोला है कि 2024 का चुनाव जो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, इस पर क्या? बहुत सारे अधर्मी कुकर्मी तो उन्हीं के साथ है। तो धर्म क्या है? तो धर्म और धम्म की लड़ाई है। धम्म की लड़ाई है और धर्म की है। तो बहुत सारे कुकर्मी, बलात्कारी, रेपिस्ट, सब कुछ तो उन्हीं के पार्टी में है। तो वही तय करना एक महिला होने के नाते कि कौन धर्म है और कौन अधर्म है, वही तय। वो तो ठीक कह रही है कि जितने अधर्मी लोग हैं उनके साथ। कुछ देश छोड़ के भाग गए हैं, पैसा इनके समर्थक सब। किसी चीज़ पे कोई चीज़ का जवाब नहीं है।
खाली हल्ला करना है, चिल्लाना है। तो सही कह रही हैं, किसके पक्ष में कितना धर्म है, कौन अधर्म है, वो खुद ही उनको पता लग जाएगा चुनाव में। जी, थैंक यू। ठीक है।